बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज आपसे बात होगी डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। हर बिज़नेस की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई छोटा बिज़नेस करें या बड़ा बिज़नेस करें, इवन कि एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की शॉप पर जो एक कारीगर काम कर रहा होता है, उसकी भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल टर्मिनोलॉजीज़ को समझ जाएँगे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग ईज़िली कर सकते हैं। तो आज डिजिटल मार्केटिंग की टॉप 80 टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा और आपको इनके बारे में बताऊँगा। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ लाज़मी जानें और ये वीडियो कंप्लीट देखें। इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझकर आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना आसान हो जाएगा। कई दफ़ा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और आपका रॉन्ग कांसेप्ट होता है और आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं, आपको इंटरव्यू में वो बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं और आप अच्छा जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपको वो जॉब नहीं मिल पाती। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ मेरे साथ जानें, मैं आपके साथ जी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? डिजिटल मार्केटिंग हम ऑनलाइन जितने भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, उन सब को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है, वेबसाइट्स हैं। तो जो भी हम ऑनलाइन वेज़ यूज़ करते हैं, वो मार्केटिंग के लिए किसी भी बिज़नेस के लिए, तो वो सारे डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएँगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो होती है कि जी ऑफ़लाइन जो वेज़ हैं हमारे जो रवायती तरीके हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। तो आज का डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग को समझकर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करें। उसके बाद जी सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? कुछ लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ़ तरह की हम पॉलिसीज़ बनाते हैं और फिर उन पॉलिसीज़ के तहत हम सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को एडवर्टाइज़ करते हैं। वीडियो मार्केटिंग क्या है जी? वीडियो मार्केटिंग है जो भी हम मार्केटिंग वीडियोज़ के ज़रिए करते हैं, चाहे वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, यूट्यूब पे लगा रहे हैं या टीवी पे लगा रहे हैं, तो जो भी मार्केटिंग वीडियोज़ के ज़रिए हम करेंगे, तो उसको वीडियो मार्केटिंग कहेंगे। वीडियो मार्केटिंग की इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिंपली अगर आप देखें एक चीज़ आपको सिर्फ़ बात बताई जा रही हो, कहानी सुनाई जा रही हो या ऑडियो बताया जा रहा हो, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट होगा और अगर उसी चीज़ की आपको वीडियो दिखा दी जाए, तो उसका क्या इंप्रेशन आप पे पड़ेगा और इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे रील्स हैं अभी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ हैं, तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की वीडियो मार्केटिंग करें लाज़मी, वीडियो एड्स को ऐड करें। कंटेंट मार्केटिंग क्या है जी? कंटेंट मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह का कंटेंट यूज़ करते हैं अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, जिसमें कुछ वेबिनार्स हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं हम और इवन व्लॉग्स भी करते हैं कि एक हम अपना कंटेंट जो है प्लान करके लोगों को टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर उस कंटेंट से हम अपने रिज़ल्ट्स हासिल करते हैं, अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को सेल करते हैं। तो इसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है जी? एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है कि आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे देखेंगे वहाँ पे नीचे एक लिंक लगे होते हैं, ऑप्शन दी होती है कि बिकम आवर एफ़िलिएट। एफ़िलिएट एक्चुअली आप किसी के कमीशन एजेंट होते हैं, कि आप किसी वेबसाइट के किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, आप सिंपली उनके लिंक्स शेयर करते हैं और जब उस लिंक से कोई भी चीज़ दूसरा बंदा बाय करता है, तो आपको वहाँ से उस वेबसाइट से कमीशन मिल जाता है। सिंपली जैसे प्रॉपर्टी डीलर बहुत सारे आपने देखे होंगे, उनके पास एजेंट्स होते हैं, अगर वो घर सेल करवाते हैं तो उससे उनको कमीशन मिलता है। इसी तरह ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन जो भी आप कमीशन बेस्ड काम करते हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग होती है। ईमेल मार्केटिंग क्या है जी? ईमेल मार्केटिंग जो भी आप लोगों को टारगेट करते हैं ईमेल के ज़रिए, कि आप मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते हैं पहले ईमेल की, उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ ईमेल कैम्पेन्स रन करते हैं और लोगों को ईमेल के ज़रिए टारगेट करते हैं, वो ईमेल मार्केटिंग होती है जी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है जी? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जैसे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं और व्लॉगर्स हैं, कि जो भी इन्फ्लुएंस है जिनका ऑडियंस पे जिनके मुख्तलिफ फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस, 2 मिलियन,
तो उसके उनके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट के मुख्तलिफ शॉर्ट आउट्स या वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं या उनको गिफ्ट भेजते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको बहुत कम प्राइस में इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, कि आप बड़े-बड़े स्टार्स हैं, अपनी एड्स के लिए हायर नहीं कर सकते, तो आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर सकते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है जी? इनबाउंड मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें क्लाइंट चल के हमारे पास आता है। हम इस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि जिसको हमारे प्रोडक्ट की नीड है वो हमारे पास आए, ना कि हम क्लाइंट के पास चल के जाते हैं। इसमें आपने मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एड्स रन करनी होती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर एड रन करते हैं, गूगल पर एड रन करते हैं। तो क्लाइंट आपकी एड देख के आपको इनबॉक्स करता है या ईमेल करता है, तो जिसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, वो आपके पास आएगा। तो इसमें आपकी सेल्स मैक्सिमम हो जाती है, आप इससे रिज़ल्ट्स अच्छे हासिल कर पाते हैं। तो आज डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इनबाउंड मार्केटिंग ही है ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में, तो इनबाउंड मार्केटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है जी? जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, पहले मैंने इनबाउंड मार्केटिंग का बताया, तो आउटबाउंड मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम चल के क्लाइंट के पास जाते हैं। तो जब हम चल के क्लाइंट के पास जाते हैं, तो तब क्लाइंट ये समझता है कि ये चल के मेरे पास आए हैं, तो शायद सारा इनका खुद का ही एडवांटेज है, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते, जिसमें टेली मार्केटिंग है या मुख्तलिफ तरीके से हम क्लाइंट के पास जाते हैं, जो ट्रेडिशनल वेज हैं। तो आउटबाउंड मार्केटिंग में वो आता है। आउटबाउंड मार्केटिंग के रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं है जितने इनबाउंड मार्केटिंग के रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए इनबाउंड मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रीटारगेटिंग क्या है जी? रीटारगेटिंग होता है कि एक यूज़र हमारे पास पहले से आया, जैसे कोई यूज़र है, किसी ने कोई चीज़ बाय की है हमसे, हमने उसकी ईमेल ले ली या फ़ोन नंबर ले लिया, तो लेटर हम उसको न्यूज़लेटर या ईमेल के ज़रिए दोबारा टारगेट करते हैं। या कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, तो हमने उसका डाटा जो है मेटापिक्सल से स्टोर कर लिया, या सब्सक्रिप्शन लिस्ट में उसका नेम आ गया, तो हम उसको दोबारा से ईमेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, और वो दोबारा से जैसे हमें बाय कर लेते हैं हमसे। तो एक तरह से हम अपने पुराने सब्सक्राइबर को या बायर्स को रीटारगेट करते हैं। तो रीटारगेटिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कि ऑलरेडी उन्होंने आपका प्रोडक्ट ट्राई किया होता है या आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों को पता होता है आपके नाम का। तो रीटारगेटिंग से आपको अच्छी सेल जनरेट होती है। जियो टारगेटिंग है जी। जियो टारगेटिंग जो है जी, ये होती है कि लोकेशन बेस आप टारगेट करते हैं, कि एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं या कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जब आप लोकेशन बेस टारगेट करते हैं, तो उसको हम जियो टारगेटिंग कहते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है जी? मार्केटिंग ऑटोमेशन है कि मुख्तलिफ तरह के ऑटोमेशन टूल्स हम यूज़ करते हैं। जैसे ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प है, तो बहुत सारे हमारे पास टूल होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हम एपीआईज कनेक्ट कर देते हैं, कि जिस तरह कोई सब्सक्राइबर बनता है और जो भी हमारी ईमेल कैंपेन है उसके ज़रिए रेगुलर उसको टारगेट किया जाता है। बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने कुछ वेबसाइट पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे बाय नहीं करते, सिंपली कोई प्रोडक्ट अगर आप ऐड टू कार्ट भी कर देते हैं, तो लेटर ऑन वो कंपनी आपको बार-बार ईमेल करती रहती है कि ये प्रोडक्ट अब इस पे इतना डिस्काउंट हो गया, अब ये ले लें, ये हमसे बाय कर लें। तो इसमें ऑटोमेशन टूल्स जो हैं, उनका किरदार होता है कि वो ऑटोमेशन टूल्स जो हैं बार-बार आपको टारगेट करते हैं। तो इस तरह और भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स यूज़ होते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हम मुख्तलिफ तरह के शेड्यूलिंग करते हैं। तो जो भी ऑटोमेशन हम कर देते हैं, एपीआईज़ लगा देते हैं, तो वो सारी मार्केटिंग ऑटोमेशन में आ जाती है। तो इस वक़्त जो मुख्तलिफ फनल्स क्रिएट की जाती हैं, ऑटोमेशन के ज़रिए ही होती हैं। तो ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग में, ताकि आपको बार-बार एक काम ना करना पड़े। आप मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए, एपीआईज़ के ज़रिए वो काम कर सकते हैं। बी टू बी क्या होता है जी? बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग ऐसी होती है जिसमें आपका टारगेट जो है वो बिज़नेसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो सर्विसेज़ हैं या प्रोडक्ट है, वो सिर्फ़ बिज़नेसेस के लिए है, डायरेक्टली कंज़्यूमर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे बिज़नेसेस को टारगेट करते हैं जो आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेड बायर होते हैं। तो बी टू बी बोलते हैं जिसको। बी टू सी क्या है जी? बिज़नेस टू कंज़्यूमर, कि जो आपका बिज़नेस है वो डायरेक्टली क्लाइंट को टारगेट कर रहा है, और आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनके लिहाज से बना रहे हैं कि जो एंड यूज़र है आपने उसको टारगेट करना है। इसको बी टू सी बोलते हैं जी। ए बी टेस्टिंग क्या होती है जी? ए बी टेस्टिंग का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। ए बी टेस्टिंग होती है कि मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे हम जो 2 तरीके यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे हमने 2 डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हैं और दोनों के रिज़ल्ट्स देखते हैं। जो भी हमारे क्रिएटिव्स होते हैं, उनको हम उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन-सा बेटर है। जैसे वेबसाइट के ऊपर भी, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी, ईमेल में भी, कि 2 हमने मुख्तलिफ कैंपेन रन की, दोनों का कंपैरिज़न किया कि कौन-सी कैंपेन बेटर थी। तो इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की हम कैंपेन्स रन करके ये टेस्टिंग करते हैं कि किसका रिज़ल्ट बेटर है। फिर जिसका रिज़ल्ट बेटर होता है, तो ए बी टेस्टिंग क्या होती है जी? ए बी टेस्टिंग का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। ए बी टेस्टिंग होती है कि मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे हम जो 2 तरीके यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे हमने 2 डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हैं और दोनों के रिज़ल्ट्स देखते हैं। जो भी हमारे क्रिएटिव्स होते हैं,
उनको हम उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन सा बेटर है। जैसे वेबसाइट के ऊपर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, ईमेल में भी, कि दो हमने मतलब कैंपेन रन की, दोनों का कंपैरिजन किया कि कौन सी कैंपेन बेटर थी, तो इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की हम कैंपेन रन करके ये टेस्टिंग करते हैं कि किसका रिजल्ट बेटर है, फिर जिसका रिजल्ट बेटर होता है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। एड क्लिक्स क्या होता है जी? एड क्लिक्स होता है कि आपने जो भी एड्स लगाई होती हैं उनके ऊपर जितने दफ़ा क्लिक होगी, यूज़र जितनी दफ़ा क्लिक करेगा उसको एड क्लिक बोलते हैं, कि इस एड के ऊपर इतनी दफ़ा हमें क्लिक मिली है। एड इम्प्रेशन क्या होते हैं जी? एड इम्प्रेशन होते हैं कि वो एड आपकी जो भी आपने रन की है वो एड कितनी दफ़ा देखी गई है, कि कितनी दफ़ा लोगों के सामने आई है। उसके ऊपर ये नहीं है कि उसने क्लिक किया है या नहीं किया, या एक ही यूज़र ने 10 बार या 20 बार देखी है तो वो भी इंप्रेशन में काउंट होगी। तो आपकी ऐड कितनी बार देखी गई है, लोगों की स्क्रीन के सामने आई है, तो इसको बोलते हैं हम ऐड इंप्रेशन। बाउंस रेट क्या है जी? बाउंस रेट होता है कि जी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी यूज़र आया, जैसे जिस पेज के ऊपर आया है उसने सिर्फ वही पेज देखा, उसके अलावा और किसी पेज पे नहीं गया और आपकी वेबसाइट छोड़ के चला गया। अगर आपका बाउंस रेट वेबसाइट का हाई है तो इट्स मीन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या खामी है, आपका बाउंस रेट इतना हाई क्यों है, यूज़र आपकी वेबसाइट पर रुक क्यों नहीं रहा। तो बाउंस रेट लो होना चाहिए, हाई बाउंस रेट जो है वो अच्छा नहीं होता। कॉल टू एक्शन सीटी है जी। कॉल टू एक्शन होता है कि मुख्तलिफ तरह के आप वेबसाइट के ऊपर भी या सोशल मीडिया पर आप एक बटन लगा देते हैं जहां पर यूजर उसको क्लिक करे और एक्शन ले, कोई भी मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप का आप लिंक ऐड कर देते हैं या बाय नो का बटन ऐड कर देते हैं। तो जो भी आप अपील कर रहे होते हैं यूजर से कि वो ये काम करे, जिस तरह कंटेक्ट की ऑप्शन भी हो सकती है, मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन सीटी है, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो नॉर्मली जो भी आप पोस्ट लगाएं कॉल टू एक्शन को लाजमी आपने काउंट करना होता है कि आप आइडा फार्मूला के तहत जो भी कंटेंट बनाते हैं तो आइडा फार्मूला के तहत आपने उसमें कॉल टू एक्शन को लाजमी साथ इंक्लूड करना होता है कि यूजर को आप बताएं कि वो क्या करें। क्लिक थ्रू रेट क्या है जी? क्लिक थ्रू रेट होता है जी आपने जो भी लिंक दिया है आफ्टर व्यूइंग उसको कितने परसेंट यूजर ने क्लिक किया है। क्लिक थ्रू ये ऐड के साथ आपको पता चलता है कि कितने यूजर ने आपकी ऐड को क्लिक किया। कन्वर्जन रेट क्या है जी? तो विजिटर हैं, जितने परसेंट विजिटर ने विजिट किया है तो उसमें से कितने लोगों ने बाय किया है, उसको हम बोलते हैं जी कन्वर्जन रेट बोलते हैं। कॉस्ट पर क्लिक क्या है जी? सीपीसी। कि इसमें यह है कि आपने जो भी एड लगाई हुई है वहां पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, आपको ईच क्लिक कितनी कॉस्ट पड़ी है। इस तरह आप गूगल पर जो भी एड रन करते हैं और सोशल मीडिया पर जो भी ऐड रन करते हैं तो वहाँ पे आपको क्लिक्स के जो चार्जेस बढ़ रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे देखना होता है कि आपने कितने कॉस्ट आपको कर रही है। तो जितनी आपकी सीपीसी कम हो उतनी बेटर है कि आपको कम कॉस्ट पड़े पर क्लिक। एक आपके इश्तिहार पे 10 यूज़र या 20 यूज़र आके क्लिक करते हैं तो उसमें से बायर बायर जो है 4% 5% बायर होते हैं। तो आपकी सीपीसी अगर क्लिक काफ़ी हाई है तो उस लिहाज से आपने कंपैरिजन करना होता है कि कितने जो लोग मुझे बाय करेंगे तो मुझे ये सीपीसी वर्थ करती है। कास्ट पर इंप्रेशन जी, सीपीएम क्या है जी? कास्ट पर इंप्रेशन जो है जी नॉर्मली कास्ट पर मिले इसको बोलते हैं कि 1000 लोगों को आपने, जो 1000 लोगों ने आपको देखी है आपकी एड तो उसकी कास्ट आपको कितनी पड़ी है। सीपीएम कास्ट पर मिले, मिले इटालियन वर्ड है, 1000 को बोलते हैं। तो 1000 लोगों ने जो आपकी एड देखी है उसका आपको कितनी कास्ट पड़ी है। कन्वर्जन क्या है जी? कन्वर्जन जो है जी, जो डिजायर्ड एक्शन आपने वहां पे जो सीटीए बटन जो भी आपने लगाया था, आपने जो फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, जो भी आपने आपका टारगेट था वो आपने कितने हद तक अचीव कर लिया है, उसको बोलते हैं जी कन्वर्जन। CRO कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन रेट को किस तरह से मुख्तलिफ वेज हम यूज़ करते हैं लैंडिंग पेजेस पे या मुख्तलिफ वेज जो हैं क्लाइंट को इंगेज करने के लिए कि कन्वर्जन रेट को मैक्सिमम कैसे करें। कन्वर्जन रेट जितनी अच्छी होगी उतना आपकी एड सक्सेसफुल है, तो इसको हम CRO बोलते हैं। कास्ट पर एक्विजिशन। कास्ट पर सीपीए पर एक्विजिशन होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐड रन की है, उस ऐड को 10 लोगों ने या 100 लोगों ने समझ लें क्लिक किया है, 100 लोगों ने क्लिक किया है और उसमें से 10 लोगों ने बाय किया है। तो अब आपको कास्ट तो क्लिक की पड़ेगी कि 100 लोगों की आपको कास्ट पड़ी, लेकिन बाय 10 लोगों ने किया है। तो आपने उस 10 लोगों में से देखना है कि आपको टोटल कास्ट कितनी पड़ी है, कि एक सेल की आपको कितनी कास्ट पड़ी है। आप मिसाल के तौर पे
100 लोगों ने क्लिक किया था तो आपको एक क्लिक का अगर 1 रुपया चार्ज हो रहा था तो आपको 100 रुपये चार्ज हो जाएंगे। उसमें से अगर 10 लोगों ने बाय किया है तो एक एक्विजिशन का आपको अप्रोक्सीमेटली 10 रुपये चार्ज पड़े कि 10 यूजर के आने पे सिर्फ एक आपकी सेल हुई है। इसका मतलब है कि 10 क्लिक के चार्जेस पड़े हैं आपको और एक क्लिक जो है उसने आप यूजर ने बाय किया है। तो सीपीए जो है आपका ये जितना समझने के अच्छा हो उतना बेटर है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है जी? CLV बोलते हैं इसको। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है कि एक कस्टमर जो आपके पास आता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, कि वो बार बार बाय करता है और कई दफ़ा वो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट हमारे जाते हैं, तो हम कस्टमर की लाइफ वैल्यू देखते हैं कि एक अगर हमने ऐड लगाई है तो वो कस्टमर हमारे पास आता है एक ऐड के ज़रिए, तो उसकी लाइफ वैल्यू को हम काउंट करेंगे कि ये हमसे फ्यूचर में कितनी बाइंग कर सकता है। पे पर क्लिक जी, पीपीसी, ये जी पहले भी बात हो गई है पीपीसी की कि पीपीसी जो भी हम पे करते हैं ईच क्लिक के ऊपर, जो हम एड्स रन करते हैं पेड एड्स, तो उनका ईच क्लिक पे जो हमारे चार्जेस जाते हैं उसको हम पीपीसी बोलते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जी, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होती है कि मुख्तलिफ तरह की आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आपको पिक्चर्स लगी मिलती हैं या वीडियोस मिलती हैं जो दूसरी डिफरेंट वेबसाइट की होती हैं, तो वो रेलिवेंट ऑडियंस वहाँ पे वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक आप एजुकेशनल वेबसाइट पे गए हैं तो वहाँ पे आपको एजुकेशनल दूसरी वेबसाइट के इश्तिहार मिलेंगे, तो वो डिस्प्ले एड्स होती हैं जो गूगल के जरिए लोग रन करते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट से भी कंटेक्ट करके अपनी एड उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देते हैं। फनल्स क्या होती हैं जी? फनल्स जो है जी, सेल के जो भी हमारे स्टेप होते हैं कि आपने शुरू से कस्टमर को अवेयरनेस देनी है, उसके बाद कंसिडरेशन, फिर कन्वर्जन, जो भी हमारे एडवर्टाइजिंग से लेके सेल तक जो भी हमारे स्टेप हैं वो फनल में आ जाते हैं कि इन फनल से गुजर के जो क्लाइंट है हमारी सेल तक पहुंचता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? कीवर्ड जो है जी, ऑनलाइन आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे गूगल के ऊपर आप सर्च कर रहे हैं एक कीवर्ड आईफोन, तो आईफोन एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड के ऊपर हमने ऑनलाइन पे मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में हमने काम करना होता है कि कौन से कीवर्ड जो है यूजर सर्च कर रहे हैं, इस तरह कीवर्ड सर्च करके हमने ऑनलाइन वेबसाइट स्टार्ट करनी होती है। तो कीवर्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप जो भी टाइटल ऐड करते हैं, उसके बाद हैशटैग ऐड करते हैं, तो सारी जगह पे ये कीवर्ड जो हैं इनका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। लैंडिंग पेज क्या है जी? लैंडिंग पेज एक वेबसाइट का पेज होता है। नॉर्मली जब वेबसाइट आपकी ओपन करते हैं तो आपका समझ लें या मेन पेज होता है, या जिस पे क्लाइंट आपने कोई भी लिंक दिया है, क्लाइंट ने आके लैंड किया है कि डायरेक्टली क्लाइंट ने जो भी पेज आपका ओपन किया है, तो उस पेज को जी लैंडिंग पेज हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक सर्च क्या है? ऑर्गेनिक सर्च होती है कि हमने अपना जो भी कंटेंट है अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, मुख्तलिफ तरह के कीवर्ड्स जो हमने यूज़ किए हैं, तो एक क्लाइंट सर्च इंजन में आके सर्च करता है और हमने कोई पेड ऐड नहीं लगाई हुई और हमारा पेज रैंक हुआ हुआ है और हमारी वेबसाइट पे एक क्लाइंट जो है डायरेक्टली सर्च के ज़रिए आया है, किसी भी पेड ऐड के ज़रिए नहीं आया, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्लाइंट हमें ऑर्गेनिक सर्च से मिला है। तो ऑर्गेनिक सर्च हमारी जितने ज़्यादा क्लाइंट आएंगे उतना बेटर है। टारगेट ऑडियंस क्या है जी? टारगेट ऑडियंस होते हैं कि आपकी जो भी सर्विस है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, कि एक्चुअली आप टारगेट किसको कर रहे हैं, कि आपका क्लाइंट रिच है, पुअर है, या आप किसको टारगेट कर रहे हैं। आपकी सर्विस, अगर आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर की सर्विस सेल कर रहे हैं, तो आपने किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। स्पेसिफिक अगर कोई एक डिजीज के आप स्पेशलिस्ट हैं तो उस लिहाज से आप उनको टारगेट बनाएंगे, तो आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस क्रिएट किए होते हैं, वो आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं। यूजर एक्सपीरियंस क्या है जी? यूएक्स, the overall experience user has been interacting with the website or application, कि आपकी जो भी वेबसाइट होती हैं, अभी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को बेटर बनाते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके यूज़र का जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है। वेबिनार जी, वेबिनार जी जैसे मैं अभी आपके सामने ये कर रहा हूँ, वेबिनार्स होते हैं कि नॉर्मली मुख्तलिफ तरह के लोगों को आप कनेक्ट करके उनके साथ ऑनलाइन जो है क्लासेस होती हैं, या उनको किसी भी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं या गाइडलाइन देते हैं। तो ये वीडियो जो मार्केटिंग होती है, ये वेबिनार इसको हम कह लेते हैं। मुख्तलिफ तरह के ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को आप अपने साथ एंगेज करते हैं। अल्टीमेटली वेबिनार का मकसद जो होता है वो मार्केटिंग होता है आपके प्रोडक्ट की। एट्रीब्यूशन क्या है जी? The process of assigning credit to various marketing channels and touch points for a conversion or sale, के आपने एट्रीब्यूशन जो हैं जी, मुख्तलिफ तरह के टच पॉइंट्स जो होते हैं आपके, उनके साथ आप यूज़ करते हैं वेरियस मार्केटिंग चैनल के साथ।
CMS क्या है जी? CMS है जी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह जहाँ पे आप अपना सारा कंटेंट मैनेज करते हैं, और जैसे वेबसाइट के मुख्तलिफ CMS हैं, वर्डप्रेस है, PHP पे वेबसाइट बनती हैं, शॉपिफाई है। तो जहाँ पर आप अपना सारा कंटेंट मैनेज करते हैं, अपने मुख्तलिफ एप्लीकेशन वेबसाइट की जो भी आपने ऑप्शन देनी है, तो उसको हम जी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जी, CRM इसको बोलते हैं। ये क्या है जी? ये एक कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर समझ लें एक सॉफ्टवेयर समझ लें हम इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे हम कस्टमर का सारा डाटा मैनेज करते हैं। वहाँ पे ईमेल, उनके फ़ोन नंबर, उनके A to Z सारा रिकॉर्ड, उनको रीटारगेटिंग करने के लिए पूरा डाटा हमारे पास होता है। तो वो उसको जी हम बोलते हैं जी CRM। वर्डप्रेस क्या है जी? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, काफ़ी मशहूर है। 70% वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। तो वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग्स ज़्यादा हैं। ई कॉमर्स की भी वेबसाइट हैं। ई कॉमर्स में थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज बनते हैं, लेकिन ब्लॉग्स जो हैं ज़्यादा वर्डप्रेस पे बनते हैं। तो वर्डप्रेस एक ओपन एंडेड सोर्स है, तो वहाँ पे इजीली आप वेबसाइट बना सकते हैं। इवन कि आप वेब डेवलपर नहीं भी हैं तो वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ई कॉमर्स क्या है जी? ई कॉमर्स हम ऑनलाइन जो भी अपनी सर्विसेज या फिजिकल प्रोडक्ट हम ऑनलाइन जो भी सेल करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ब्लॉग्स क्या है जी? ब्लॉग्स होते हैं कि जी कोई भी अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज के साथ कोई भी बंदा जो भी ऑनलाइन आर्टिकल लिखता है, रिटर्न जो आर्टिकल होते हैं, उनको हम ब्लॉग्स कहते हैं। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट ब्लॉग्स की बनी हुई है, जहाँ पर लोग अपने व्यूज शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के साथ। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉग्स लिखने को ब्लॉगिंग कहते हैं कि जो ब्लॉग आप लिखते हैं उसका जो क्रिएटिंग उसको बनाने का जो तरीका है उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं, कि आपने लिख के आर्टिकल उसको जो पब्लिश करना है, दैट इज द ब्लॉगिंग। ब्लॉगस्फेयर क्या है जी? ये एक कम्युनिटी है जी ब्लॉगर्स की, जहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉगर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉगर्स हैं इस कम्युनिटी में उनको एक दूसरे से गाइडलाइन मिलती है, तो जो ब्लॉगर्स हैं लाजमी यहाँ पे कनेक्ट हो। ब्लॉग कमेंट किया है जी? आपने जो भी ब्लॉग लिखा है उसके ऊपर अगर कोई भी बंदा कमेंट करता है, कमेंट की ऑप्शन अगर आपने ऑन की हुई है, तो उसको हम ब्लॉग कमेंट कहेंगे। ब्लॉग रोल क्या है जी? ब्लॉग रोल नॉर्मली आप अगर एक ब्लॉग वेबसाइट पे जाएं तो एक ब्लॉग अगर आप रीड कर रहे हो तो साथ और भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स आ रहे होते हैं कि ये भी इसके ब्लॉग हैं, ये आप रीड करें। साइड बार में अगर जो आ रहे हैं उसको ब्लॉग रोल कहते हैं। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी होती है कि एक स्पेसिफिक आपने एक जो कैटेगरी ली हुई है, जैसे मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ आइटम्स हैं, आपने स्पेसिफिक उनके लिहाज से बनाया हुआ है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है एक, उसके बाद ई कॉमर्स है अलहदा। इसी तरह कैटेगराइज आपने चीज़ें की होती हैं कि आपने मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लिहाज से अपने कंटेंट को भी आपने कैटेगराइज किया होता है। तो ब्लॉग्स में भी आपने कैटेगरीज की पोस्ट सेपरेट बनाई होती है। गेस्ट पोस्टिंग क्या है जी? गेस्ट पोस्टिंग होती है जी, आप किसी दूसरे की वेबसाइट के ऊपर जाके एक ब्लॉग लिख रहे हैं, और ये यूज़ होता है तरीका बैकलिंक क्रिएट करने के लिए और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और गेस्ट पोस्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें भी लोग अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। RSS फीड क्या होती है जी? RSS फीड नॉर्मली समझ लें आपके ब्लॉग जो आप लिखते हैं, ब्लॉग्स के ऊपर आप एक तरह से सब्सक्राइब करते हैं कि आपके जो भी अपडेट ब्लॉग होंगे जी। थैंक यू। RS फीड के आपके जो RS फीड जो है इन एक्टिव की हुई है, तो आपका यूजर जो है उसको अपडेट आपके ब्लॉग के बारे में जी मिल जाएगी, सब्सक्राइब जिसने किया हुआ होगा। टैग्स क्या है जी? टैग्स जो है जी कीवर्ड ही इनको कह लें कि जैसे यूट्यूब में हम टैग्स यूज़ करते हैं कि कीवर्ड वहाँ पे आपने यूज़ करने होते हैं कि किन कीवर्ड को लोग सर्च करें और फिर आप टैग्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वेबसाइट के अंदर भी, कि जब हमने अपनी कैटेगरीज लोगों ने फाइंड करनी है तो सर्च के लिए मुख्तलिफ टैग्स हम यूज़ करते हैं। आप इस वेबसाइट पे टैग जो भी कीवर्ड लिख रहे होते हैं, तो हमने जो भी पेज के अंदर या प्रोडक्ट के साथ टैग ऐड किए हुए हैं, तो उससे वो सर्च में हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं। ब्रांड अवेयरनेस क्या है जी? ब्रांड अवेयरनेस है जी आपका कोई भी प्रोडक्ट आपने या कोई भी सर्विस जो लॉन्च की है, तो सबसे पहले लोगों को उसके बारे में बताना होता है कि अपने प्रोडक्ट में लोगों को बताएं। इसको ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है या कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो उसकी आप मार्केटिंग करेंगे, लोगों को उसको यूज़ बताएंगे कि ये किस काम के लिए। इसी तरह कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है तो उसके बारे में भी बताएंगे कि ये हमारा ब्रांड है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करना जो है जी, बारे में बताना लोगों को, ब्रांड अवेयरनेस देना होता है।
बायर पर्सोना क्या है जी? बायर पर्सोना होता है कि जी आपका यूजर जो भी है, आपने जिसको टारगेट करना है उसका एक सैंपल लगा लें, एक डमी लगा लें कि एक आप डमी बनाते हैं कि जी मेरा जो टारगेट है वो इस तरह का क्लाइंट होगा, उसकी लोकेशन ये होगी, उसका एज ग्रुप ये होगा, और एक डमी क्लाइंट जो है आप बना के तो उसको फिर टारगेट करते हैं। तो ये एक बायर पर्सोना हम क्रिएट करते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। एंगेजमेंट क्या है जी? एंगेजमेंट होती है जी हमारा जो भी हमारा पोस्ट हमने लगाई है, जिस लेवल की भी, वहाँ पे हमने कितने लोगों को उसके साथ एंगेज किया है। एंगेजमेंट में नॉर्मली होता है कि जैसे सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट लगाई है, वहाँ पे एंगेजमेंट किसी ने, कितने लोगों ने लाइक की है आपकी पोस्ट, या शेयर की है, या कमेंट किया है उसके ऊपर, तो वो सारा एंगेजमेंट में आ जाएगा कि इतने लोगों ने एंगेज किया हमारे साथ। तो एंगेजमेंट जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर। एंगेजमेंट रेट क्या है जी? एंगेजमेंट रेट है जी जो आपका कंटेंट है, जो आपने पीस ऑफ कंटेंट शेयर किया है उसका अपने दूसरे कंटेंट के साथ कंपैरिजन, कि आपने मिसाल के तौर पे दो डिफरेंट पोस्ट शेयर किए हैं, तो कौन सी किसका रेट बेटर है एंगेजमेंट का, कि इस पोस्ट का रेट बेटर है या इसका, तो उसमें आप एंगेजमेंट रेट कैलकुलेशन होती है। हैश टैग्स क्या है जी? हैश टैग जी जिस तरह नाम से इज़हार है, हैश जिनके साथ हम यूज़ करते हैं, जो टैग पहले बात हुई है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, और हैश टैग जिनके साथ हम हैश लगाते हैं, और हैश टैग को आजकल फॉलो भी किया जाता है, और मुख्तलिफ लोग फिर हैश टैग की जो भी रेलिवेंट पोस्ट होती हैं तो वो आ जाती हैं। आप अपने नाम का या अपनी कंपनी का या अपनी सर्विसेज का कीवर्ड के साथ आप हैश टैग भी यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर। इम्प्रेशन क्या है? इम्प्रेशन पहले भी बात हुई है जी। इम्प्रेशन जो है, कितने लोगों ने आपकी एड देखी है, या आपके पेज के ऊपर, या आपकी जहां पर भी आपने जो ऑर्गेनिक भी पोस्ट लगाई है सोशल मीडिया पर, तो कितनी बार देखी गई है, कितनी बार देखी गई है, सॉरी कितने लोग नहीं, कितनी बार देखी गई है, कि एक बंदा 10 बार भी देख सकता है, तो वो भी इंप्रेशन में ही काउंट होगी कि आपकी ये जो एड है, ये पोस्ट है, कितनी बार देखी गई है। इनसाइट्स जी, इनसाइट्स इसको एनालिटिक्स बोल रहे हैं, मैट्रिक्स, जो भी आपके पेजेस होते हैं उनके अंदर आप ग्राफ जो चेक करते हैं, जो भी सारे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कि यहाँ पे इंप्रेशन कितने हैं, रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, कि जो आप डाटा अपना रिजल्ट चेक करते हैं, तो वो सारा इनसाइट्स जिसको कहेंगे। सोशल लिसनिंग क्या है जी? सोशल लिसनिंग है जी आपका जो ब्रांड और प्रोडक्ट के टॉपिक हैं उनको जो प्रोसेस को मॉनिटर करने का, कि आपका जो भी आपने पोस्ट लगाई है, कि आप देखते हैं कि उस पे लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि आप अपनी सोशल लिसनिंग के अपने कंटेंट को आप वॉच आउट कर रहे हैं प्रॉपर। वायरल जी, ये सबको पता है वायरल क्या होता है जी। वायरल कोई भी ऐसी पोस्ट जो कंटेंट बहुत रैपिडली शेयर किया जा रहा हो और एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों की रीच उस पे आ जाए और बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हो, कि कंटेंट ये वायरल हो गया। सर्च इंजन, सर्च इंजन का भी जी बच्चों को ही पता है। सर्च इंजन तो जिसमें हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, जिस तरह गूगल है एक सर्च इंजन है, इस तरह बिंग सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, कि जहां पर आप कोई भी सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट का डाटा, तो ये सर्च इंजन है सारे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने अपने कंटेंट को किस तरह से सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज होता है कि आपका कंटेंट रैंक होना चाहिए, कि आपने जिसके जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं, आपके कीवर्ड नंबर 1 पेज पे आए। अगर नंबर 1 पेज पे आपके कीवर्ड्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। एक जोक है मेरे ध्यान में अभी आ गया एसईओ के लिहाज से, कि एक मीम बनी हुई है कि एक डेड बॉडी को कहाँ पे हाइड करें। तो उस मीम में उन्होंने कहा कि जी एक डेड बॉडी को गूगल के सेकंड पेज पर हाइड कर दें, नो बॉडी विल गो देयर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले पेज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कि सेकंड पेज पर लोग नहीं जाते। जो टॉप पेजेस होते हैं, पहले पेज पे जो एसईओ करके रैंक होते हैं कीवर्ड, वो ही देखे जाते हैं। तो आप शुरू में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेते हैं, फिर आप जब कंपटीशन आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बेटर हो जाती है, फिर आप शॉर्ट कीवर्ड पर भी आ जाते हैं। तो एसईओ होती है कि आपका जो पेज ऑर्गेनिक रीच आपको कितनी मिल रही है। तो एसईओ जब तक आपकी वेबसाइट की अच्छी नहीं है, तब तक आपको अच्छी ट्रैफिक नहीं मिलती। ऑन पेज एसईओ क्या है जी? ऑन पेज ऐसी होती है कि जी आपने जो भी कंटेंट बनाया है, उस कंटेंट को आपने किस तरह से बनाया हुआ है, उसमें जो टैग्स कैसे यूज किए हुए हैं, और आपकी वेबसाइट की लुक कैसी है, वेबसाइट का पेज का ओपन कैसे हो रहा है, कि आपकी वेबसाइट की ए टू जी सारा आपके वेबसाइट रिलेटेड कंटेंट, उसके बाद इंटरेस्ट लोगों का, रेलिवेंसी, ये सारी चीज़ें जो गूगल नोट करता है, ये ऑन पेज एसईओ में आ जाता है,
कि सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ को बेटर करना होता है। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है जी? ऑफ पेज एसईओ होती है कि दूसरी वेबसाइट पर आपके लिंक लगे हुए हैं, दूसरी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक रेफर हो, और ये बैक लिंक्स मुख्तलिफ तरीके से हम लेते हैं। गेस्ट पोस्टिंग जैसे बात हुई थी, गेस्ट पोस्टिंग से लेते हैं, कई दफ़ा बाय भी करते हैं, और कई दफ़ा लोग खुद भी, अगर आपकी वेबसाइट इतनी पॉपुलर है तो अपने मुख्तलिफ वेबसाइट पे लिंक्स ऐड कर देते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे डोमेन अथॉरिटी आपकी बेटर होती है। आपने एसईओ अगर करनी है वेबसाइट की अच्छी, तो आपको ऑफ पेज एसईओ को लाजमी साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। बैक लिंक्स जी, जैसे पहले बात हो गई है, बैक लिंक्स ऑफ पेज एसईओ के लिए यूज होते हैं कि किसी दूसरे बंदे ने आपकी वेबसाइट को रेफर किया है, कि आपकी वेबसाइट का लिंक उसने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है, तो वो होगा जी आपका, आपको एक समझ लें बैक लिंक मिल गया है कि वो बड़ी वेबसाइट है, वहाँ पे मिलियंस में ट्रैफिक है, वहाँ पे आपका भी लिंक लग गया, तो वहाँ से कुछ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर भी आ जाएगी। तो जितने ज़्यादा बैक लिंक हों आपकी वेबसाइट के, उतने बेटर है। मेटा टैग्स क्या है जी? HTML के अंदर जो हम सर्च इंजन सर्च करता है, जो भी कीवर्ड होते हैं, तो उनको हम मेटा टैग्स में समझ लें ऐड किया होता है कि आपका एक कीवर्ड है, उसको आपने मेटा टैग कोडिंग के अंदर ऐड किया है कि सर्च इंजन में वो सर्च करेगा जो भी कीवर्ड, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गूगल उनको नोट करके तो आपके सामने रिजल्ट लेके आएगा। आपने डिस्क्रिप्शन में उसके बाद मुख्तलिफ कीवर्ड टाइटल में ऐड किए होते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड किए होते हैं, तो मेटा टैग जो हैं ये जी बहुत ज़रूरी है। पेज रैंक क्या है जी? पेज रैंक जैसे पहले बात हुई है कि रैंकिंग होती है कि गूगल के अंदर आपके पेज का कितना नंबर है, कि आप पहले पेज पे हैं, पहले टॉप 10 में आ रहे हैं, दूसरे पे हैं, कि आपका नंबर कितना है आपके कीवर्ड का, आपका कीवर्ड किस नंबर पर रैंक कर रहा है, आपकी पेज की रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग आपकी जितनी समझ ले पहले पेज पे आपने आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अपने इस तरह के कीवर्ड यूज करने होते हैं कि आपका पेज रैंक हो गूगल पर। सर्च क्या है जी? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, कि आप जब कोई भी सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड गूगल पर, तो जो आपके सामने रिजल्ट का पेज आता है उसको सर्च बोलते हैं, कि आपके सामने जो डिस्प्ले आया है तो उसमें मुख्तलिफ तरह की आप ऑप्शन देखते हैं, कुछ एड्स लगी होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं, कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं, कुछ वीडियोस आ जाती हैं, कुछ विकीपीडिया के रिजल्ट आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो डिफरेंट रिजल्ट सारे आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। टाइटल टैग क्या है जी? टाइटल टैग जैसे पहले मेटा टैग की बात हुई है, तो जो भी हम पेज बनाते हैं हर पेज को एक टाइटल देते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसको मेटा टैग में अगर हम जब ऐड करते हैं तो वो टाइटल टैग होगा। जिस तरह बुक का कोई नेम होता है, इसी तरह टाइटल जो है आपने प्रॉपर ऐसे टाइटल देने होते हैं कीवर्ड जिनको आप ऑप्टिमाइज भी कर सकें। आपने ऐसे ही रैंडमली उठा के कोई भी टाइटल नहीं दे देना होता, टाइटल को प्रॉपर पहले देखना होता है कि इसके सर्च वॉल्यूम क्या है और इसको कितने लोग देख रहे हैं। वेब क्रॉलर क्या है जी? वेब क्रॉलर जी गूगल के समझ लें प्रोग्रामर हैं, गूगल के ऑटोमेटिकली जो भी वेबसाइट आप बनाते हैं नई, जो भी उसमें कंटेंट ऐड करते हैं, तो गूगल उनको सारी वेबसाइट को सर्च करता है ऑटोमेटिकली, और फिर उस कंटेंट को देखता है ये कंटेंट किनका रेलिवेंट है, और रेलिवेंसी देखता है, फिर उसकी कंटेंट की अथॉरिटी देखता है, और ये सारे कंटेंट को वो देखने के बाद एक इंडेक्स क्रिएट कर लेता है कि इस वेबसाइट का ये नंबर है, अगर इसका ये कीवर्ड सर्च होगा तो इतने नंबर पे ये वेबसाइट आएगी। और जब आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल फौरी से सारी दुनिया की वेबसाइटों को नहीं छानता बीनता, उसने जो इंडेक्स अपना रेडी किया होता है उस इंडेक्स में वो वेबसाइट निकाल के आपके सामने दे देता है। तो रेगुलरली आपकी वेबसाइट क्रॉल होती रहती है, रेगुलरली गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करता रहता है, आपके सारे पेजेस, और अपने इंडेक्स में पेजेस को रखता रहता है। तो इंडेक्सिंग में वो पेज की फिर रैंकिंग अपग्रेड होती रहती है, अगर आपका कंटेंट बेटर है, आपका डोमेन अथॉरिटी बेटर है। तो वेब क्रॉलिंग अगर आपकी नहीं हो रही तो फिर आप समझ लें कि गूगल के साथ आपका कोई इशू बना हुआ है, कोई एरर है, तो उसको आप करेक्ट करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग हो प्रॉपर और गूगल में आपका कंटेंट रेगुलर अपग्रेड हो और आपकी वेबसाइट जो पेजेस हैं वो इंडेक्स हों। और जब तक आपके पेज इंडेक्स नहीं होंगे तब तक उनको रैंक कैसे करवाएंगे। ऑर्गेनिक रीच, ये ऑर्गेनिक रीच पहले भी बात हो गई जी। ऑर्गेनिक रीच होती है जी जो विदाउट एनी पेड ऐड के आप जो भी रीच आपको मिलती है उसको हम ऑर्गेनिक रीच कहते हैं, कि इस पर कोई भी आपने पैसे खर्च नहीं किए, आपके पेज के ऊपर ऐड आती है या गूगल के ऊपर आप एसईओ करके जो भी ट्रैफिक आपको मिलती है वो सारी ऑर्गेनिक रीच होगी। पेड रीच जी, जिस तरह ऑर्गेनिक रीच है इस तरह पेड रीच है कि आपने पेड एड्स लगा के कितने लोगों को आप अपने पेज पर लेके आए हैं, जिसमें पीपीसी जो है जी, पीपीसी पे पर क्लिक
आप पीपीसी एड्स रन करते हैं। इसी तरह आप कोई भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पेड एड्स रन करते हैं, तो जो भी पेड आपको रीच मिलेगी, जो पेड ऐड के जरिए रीच मिलेगी वो पेड रीच होगी। अबाव द फोल्ड क्या है जी? अबाव द फोल्ड होता है कि जब भी आप कोई भी पेज ओपन करते हैं तो आपको बगैर स्क्रॉल के जो जितना पार्ट समझ में नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं अबाव द फोल्ड के। स्क्रॉलिंग के बगैर आपका जो वेब पेज है वो आ जाएगा जी अबाव द फोल्ड। एड नेटवर्क है जी? एड नेटवर्क है जी मुख्तलिफ तरह के जो एड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एड रन करते हैं। जैसे फेसबुक एक एड नेटवर्क है, मेटा इसको बोलते हैं जी, इसका मेटा एड नेटवर्क है। उसके बाद गूगल का जो है जी एड नेटवर्क है। इसी तरह आपका है जी लिंक्डइन का एक एड नेटवर्क है, ट्विटर का एड नेटवर्क है, पिंटरेस्ट का एड नेटवर्क है। कि जो भी ऑनलाइन जितने भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जहाँ पर आप एड्स रन करते हैं उसको हम एड नेटवर्क कहेंगे, एडवर्टाइजिंग की जितने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। एड प्लेसमेंट क्या है जी? एड प्लेसमेंट कोई भी लोकेशन जहां पर आप ऐड लगाते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियो पे ऐड लगाते हैं, आप गूगल पे ऐड लगाते हैं या सोशल मीडिया पर ऐड लगाते हैं, कि आपकी एड प्लेसमेंट क्या है, किस जगह पर आप ऐड लगा रहे हैं। इसी तरह फेसबुक में भी मुख्तलिफ जगह पे आप ऐड की एड प्लेसमेंट होती है, कि आपकी न्यूज़ फीड में है, आपकी जो है मार्केट प्लेस में है या वीडियो फीड में है। तो ये आपने देखना होता है कि आप ऐड कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो अपने टारगेट के लिहाज से आपने ऐड प्लेसमेंट करनी होती है। एड टारगेटिंग क्या है जी? एड के जरिए आप किन को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस को जो आपने टारगेट बनाए हुए हैं। जैसे एक लोकेशन को है जियो टारगेटिंग कर रहे हैं अगर, और उसके बाद अगर एज ग्रुप को स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें सारा जी हम जिनको टारगेट कर रहे होंगे वो हमारे एड की टारगेटिंग होगी। लीड क्या है जी? लीड होती है कि जी कोई भी पोटेंशियल कस्टमर जो आपके साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आपने कोई भी एड रन की तो वहाँ पे आप समझ लें कि एड के जरिए लीड्स जनरेट कर रहे हैं, कि आपको अगर 100 लोगों ने रब्ता किया तो वो 100 लोग आपके बायर नहीं होंगे। उनमें से 10 लोग अगर वो बायर हैं आपके, तो आप पहले शुरू में 100 के 100 लोगों को ही समझ लें कि एक्सपेक्टेड बायर कंसिडर करेंगे। तो आपके जितने भी जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं एक्सपेक्टेड बायर को हम बोलते हैं जी लीड। लीड जनरेशन, ये लीड जैसे लीड का पहले मैंने बताया कि लीड को जनरेट करने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको हम लीड जनरेशन कहेंगे। लीड जनरेशन की एड्स हम रन करते हैं या मुख्तलिफ वेज हम यूज़ करते हैं लीड्स के लिए, तो वो लीड जनरेशन प्रोसेस को बोलेंगे। अलग्रिथम क्या है जी? अलग्रिथम की अक्सर आप लोगों ने बात सुनी होगी जी, अलग्रिथम चेंज हो गया, अलग्रिथम को समझें। अलग्रिथम ये अलग्रिथम होता है जी किसी भी प्लेटफॉर्म का जो सेट ऑफ रूल्स है, जो उन्होंने अपने रूल स्पेसिफिक बनाए हुए हैं कि किस तरह से सर्च होगा या सोशल मीडिया को किस तरह से वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे या किस तरह से रैंक करेंगे। जो भी उनके रूल्स हैं उसको हम अलग्रिथम बोलते हैं, कि ये गूगल का अलग्रिथम इस तरह काम करता है, यूट्यूब का अलग्रिथम ऐसे काम करता है। दीज आर सेट ऑफ रूल्स। एनालिटिक्स क्या है जी? एनालिटिक्स होता है जी मुख्तलिफ तरह का हम डाटा इनसाइट्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद उसका हम एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के बेस पे फिर हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको बेटर करते हैं। तो एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग सारी जो है डाटा के बेस के ऊपर होती है। जितना ज़्यादा आपके पास डाटा अच्छा होगा उतनी आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डाटा एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ ऐड रन करते रहते हैं। अगर आपको डाटा एनालिसिस नहीं आता, एनालिटिक्स को नहीं समझना आता, तो आप बेटर रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो एनालिटिक्स को समझना भी लाजमी सीखें। गूगल एनालिटिक्स क्या है जी? गूगल एनालिटिक्स जी गूगल की एक फ्री ऑफ कास्ट सर्विस है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रही हो रेगुलर, वो आप नोट करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका टाइमिंग क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, किस कीवर्ड पर आ रहे हैं, कि आपको सारा वहाँ पे अपनी वेबसाइट का पूरा डाटा समझ ले मिल जाता है। तो गूगल एनालिटिक्स भी लाजमी समझ लें कि इसको समझना होता है। और आपने एसईओ के लिए गूगल एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे या आप इस चीज़ को अगर छोड़ देंगे तो आप बेटर रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो गूगल एनालिटिक्स के फ्री कोर्सेज भी गूगल गैरेज में पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, और इसको लाजमी समझना ज़रूरी है जी। ये तो जी 80 टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई, कुछ 4-5 अंदर रिपीट भी थी। अप्रोक्सीमेटली कुछ 75 टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई आज डिजिटल मार्केटिंग की। जो कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो आप लेक्चर रिपीट कर सकते हैं। एक दो चीज़ें मे बी अंदर ऐसी हों मे बी जिनका मुझे भी नहीं पता था, और मैंने उनकी डेफिनेशन कंफ्यूजिंग कर दी हो, आपको समझ ना लगी हो। तो इसमें इसी तरह होता है कि जी आप टर्मिनोलॉजीज जो चेंज होती रहती हैं, कई दफ़ा नए जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं, नई टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। कुछ साल पहले तक हैशटैग को कोई जानता ही नहीं था,
तो ये आप अप टू डेट रहते हैं टर्मिनोलॉजीज के साथ। अगर आप अपने बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझेंगे तो आप अगर दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो वो टर्मिनोलॉजीज में बात करेगा तो आपके ऊपर से गुजर जाएंगी चीज़ें। तो लाजमी ये टर्मिनोलॉजीज मैंने आज इसीलिए बताई है कि जो लोग भी क्लासेस ले रहे हैं, जब मैं टर्मिनोलॉजी में बात करता हूँ तो उन लोगों के ऊपर से गुजर जाती है। तो ये लेक्चर लाजमी ध्यान से सारी चीज़ों को देखें, समझें और फिर टर्मिनोलॉजी के साथ आप बेटर वे में डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करके बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जी वक्तन फ़वक्तन इस तरह की वीडियोस आपके लिए जी बनाता रहूँगा। फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।